अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फ़ायज़ा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ कानूनदान से करवाने जा रहे हैं। वैसे तो इससे पहले आप मेरे प्रोग्राम में काफ़ी सीनियर कानूनदानों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन हमारे आज के जो मेहमान हैं वो इन सीनियर्स के मुकाबले में उम्र में तो खासे कम है, लेकिन अपनी काबिलियत और सलाहियत के बिना पर उनका शुमार पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ कानूनदानों में किया जाता है। पाकिस्तान से उन्होंने एचिसन से तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए वो इंग्लैंड चले गए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप उन्हें उनकी माहिराना कानूनी राय के साथ देखते हैं। वेरियस इंस्टीट्यूट्स में वो पढ़ाते हैं, वेरियस न्यूज़पेपर्स में वो लिखते हैं और सबसे बढ़कर वो जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके केसेस करते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मोहम्मद अहमद पंसोता साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्लेजर जी, प्लेजर। अच्छा जी सर, आप ऐसा करें कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस किस्म का है कि आप अपने बचपन से मुझे बताएं कि आपकी इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ गुजरी, कैसी गुजरी, बचपन कैसा था? बचपन तो जी बेसिकली इस तरह था कि माय फादर वाज अ सिविल सर्वेंट, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं अभी। तो एक ब्यूरोक्रेट की पोस्टिंग्स होती रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी भावलपुर तो कभी भावल नगर तो कभी कहीं। सो इनिशियली आई वाज बोर्न व्हेन ही वाज इन खानेवाल, और फिर अपनी जो शुरू के 4-5 साल हैं वो प्राइमरीली इसी तरह उनके साथ साथ कभी रहीम यार ख़ान, कभी डिफरेंट जगहों पर। फिर इवेंचुअली जब स्कूल टाइम आया तो आई गॉट एडमिटेड इनटू एचिसन में 1 साल पढ़ा, फिर मैं गुजरात 1 साल पढ़ा, फिर तकरीबन सारा बाकी तालीम जो है वो मेरी एचिसन में हुई। एचिसन में पढ़ने के बाद मैं फिर ब्रीफली करियर था, मैंने लाहौर में एक यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर का एक्सटर्नल प्रोग्राम है, वहाँ से अपनी LLB की, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक्सटर्नल, और उसके इमीडिएटली 1 साल बाद प्रैक्टिस करने के मैं बार एट लॉ करने चला गया। तो करियर बड़ा ब्रीफ है, उम्र आपने पहले ही बता दी कम है, तो बस इस तरह के मामला है। हाँ, और बिल्कुल मतलब आप लगता नहीं है माशाल्लाह से इतनी कम उम्र में आपने इतना कुछ हासिल किया। अच्छा, ये बताएं कि एक पाकिस्तान तो आपको घूमने का मौका मिल गया ना अब्बा की वजह से, क्योंकि बाबा की जॉब इस किस्म की थी, तो कौन सा शहर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको? देखिए, मैं चूँकि फैसलाबाद का रहने वाला हूँ और मुझे अपना गांव बहुत पसंद है। आई एम वेरी कनेक्टेड टू माई रूट्स, और मैं हफ्ते में कोशिश करता हूँ 1 या 2 दिन अपने गांव ज़रूर जाऊँ। अच्छा। तो सैटरडे संडे जो है ना मेरा मोस्टली वहीं गुजरता है, और वैसे भी आई फील वेरी कूल एंड काम व्हेन आई एम देयर। बाकी फैसलाबाद ऑफ कोर्स नंबर 1, बट लाहौर ओवरऑल, लाहौर से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, पढ़ाई यहाँ से की, तालीम सारी यहाँ से ली, फिर लाहौर हब है अपॉर्चुनिटीज़ का। उस पॉइंट ऑफ व्यू से लाहौर ने मेरा ख्याल बड़ा, मुझे जैसे कहते हैं ना ज़िंदगी में बड़ी उस तरह इज़्ज़त दी। इस्लामाबाद अब चूँकि सिंस द लास्ट 4-5 ईयर्स बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मुझे इस्लामाबाद बहुत जाना पड़ता है। इस्लामाबाद कूल है, बड़ा खूबसूरत शहर है, लेकिन लाहौर ज़रा हम थोड़े ज़्यादा बोलने वाले और थोड़े खुले डुले लोग हैं, तो हमें लाहौर ज़्यादा सूट करता है। लाहौर है जी। लेकिन फिर भी आपने लाहौर से फैसलाबाद को, ऑफ कोर्स मेरी रूट्स वहाँ हैं जी, आई वाज बोर्न देयर। अच्छा, शरारती बच्चे थे बचपन में? अभी तक शरारती हूँ जी, लगता नहीं है। अच्छा, किस किस्म की शरारतें करते थे? मैं जी एक्चुअली आई वाज क्वाइट अ नॉटी बॉय इन द सेंस कि हर पंगे में मेरा नाम सबसे असर फहरिस्त होता था, और लड़ाई झगड़े वाला नॉटी इस तरह नहीं था, बट ये था कि शरारती था। और अब आगे वो चीज़ मेरे बच्चों में भी ट्रैवल हुई है। इनफैक्ट मेरा जो छोटा बेटा है वो काफ़ी शरारती है, और वो मेरे है भी कुछ, ही लुक्स लाइक मी। तो मैं येस, इफ़ आई वर टू टर्म माई सेल्फ, तो मैं काफ़ी आई वाज अ नॉटी बॉय। अच्छा, तो किस किस्म की शरारतें होती थी? बस 2 लोगों की लड़ाई करा के बीच में से भाग जाना, छेड़ना। आई जस्ट हैव 1 सिस्टर, वो मेरा 1 साल का उसके साथ फ़र्क था, उससे बड़ी लड़ाई झगड़े होते थे। हाँ, वो इंडिया पाकिस्तान की जंगें चलती रहती थी, बट ये था कि प्राइमरी इनोसेंट शरारतें होती थी उस टाइम पे ज़रा पेरेंटल कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता था, और थोड़ा बहुत मारधाड़ भी हो जाती थी। दो आई वुड से कि मेरे वालिद साहब ने कभी मुझे नहीं कहा, लेकिन अम्मी के आपको पता है हैंगर्स वैंगर्स चल जाते होते थे। अब चीज़ें डिफरेंट है, बट ये था कि उस तरह एक बड़ी इनोसेंट सी हार्मलेस किस्म की शरारतें, बट यस आई वाज क्वाइट नॉटी। अच्छा, आपने कहा कि 2 लोगों की लड़ाई करा के मतलब भाग जाने वाली बात, लेकिन अब जब 2 लोगों की लड़ाई होती है तो आप उनमें सुलह करवाने की कोशिश करते हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ टू मेक अप फॉर व्हाट आई हैव बीन डूइंग, कि जो मैं शुरू में करता था उसका खमियाजा, ये बेसिकली उसका खमियाजा मैं भुगत रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, तो आप जब पाकिस्तान से गए इंग्लैंड, तो वो कैसे एक्सपीरियंस था आपका बाहर का? मैं पर्सनली जी, चूँकि जो वर्ड एक पुराना लोगों से सुना हुआ था विलायत, स्पेशली जो लॉ की तालीम है अमेरिका की बहुत अच्छी है, बट इंग्लैंड की तालीम का मुझे बड़ा शौक था, बरतानिया का शौक था पढ़ने का। दूसरा ये था कि आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना साहब, और उनको पढ़ा हुआ था, उनको बड़ा दिल था कोशिश करें फॉलो करने की। और फिर यूनिवर्सिटी में जब गया तो मुझे वो बार एट लॉ भी वहीं से करने का मौका मिला जहाँ से जिन्ना साहब ने अपनी सारी तालीम हासिल की थी। सो लंदन तो इज़ प्रॉब्ली, अगर मैं समझता हूँ जितने शहर
दुनिया में विच स्टार्ट विद एल, लाहौर, लंदन, लॉस वेगस, लागोस, ये सारे शहर जो है ना जी, दे हैव समथिंग टू ऑफर. तो लंदन प्रॉब्ली इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ आफ्टर पाकिस्तान. अगर मैं लाहौर के बाद जाऊँ तो लंदन में मुझे बड़ा मज़ा आया. आई स्पेंड 2 years देयर, काम भी किया, पढ़ाई भी की. आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड है. लोगों को न्यूयॉर्क बड़ा पसंद होता है, अमेरिका बड़ा पसंद है, बट मे बी मैं वहाँ रहा नहीं, तो शायद उस तरह मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है. बट इंग्लैंड में ये है कि इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. दूसरा, लंदन जो है वो बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, हर तरफ से लोग आए हुए हैं. जिस तरह लाहौर पाकिस्तान में है या कराची है कि सारी दुनिया प्रोविंस से वहाँ आई होती है. सो मुझे वहाँ लंदन में बड़ा मज़ा है. इट्स अ वेरी फास्ट लाइफ. सो माई एक्सपीरियंस इन इंग्लैंड वाज वेरी वेरी, आई वुड से, प्रॉपर. रहा भी मैं सेंट्रल में. दूसरा, मेरे वालिद साहब की मुझे ताकीद थी कि काम शाम आपने नहीं करना, अपने तालीम पर ध्यान देना है. तो काम शाम ना करने वाली बात मान ली, तालीम पर ध्यान कम दिया. अच्छा, तालीम पे अभी ध्यान कम दिया तो यहाँ तक पहुँचे. बस अल्लाह ने इज्जत रख ली है. अगर ध्यान दे देते तो फिर माशाल्लाह. अच्छा, ज़बरदस्त. अच्छा, ये भी तो है ना अहमद के लोग बड़ी जद्दोजहद करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं बाहर जाने के लिए, और अगर वो चले जाते हैं तो फिर वो पाकिस्तान आने का नाम नहीं लेते हैं. लेकिन आप माशाल्लाह इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं आपको, लेकिन हम वैसे अप्रिशिएट करते हैं आपके इस बात को, इस इक़दाम को, लेकिन आप वापस आ गए तो कैसा फील होता है? आपको लगता है आपने ठीक किया? एक्चुअली जी, उसके 2-3 रीज़न्स थे. एक तो बुनियादी रीज़न जो कि मैं समझता हूँ कि वी ओ इट टू पाकिस्तान, एंड आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमारे स्टेक्स सारे पाकिस्तान में हैं. मतलब मैं अगर पाकिस्तान से बाहर जाके सेटल भी हो जाता हूँ तो मुझे वो रिस्पेक्ट या वो स्टैचर नहीं मिल सकता जो मुझे पाकिस्तान में अल्लाह ताला की ज़ात ने, अल्लाह ताला की ज़ात के करम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के सदक़े ये मैंने बहुत जल्दी अल्लाह ताला ने दे दिया. ये शायद मुझे इंग्लैंड में ना मिलता. आई वॉज़ वर्किंग देयर. मैंने एक दफ़ा अपने बॉस से एक चीज़ पूछी और उससे सवाल पूछा कि शुड आई गो बैक टू पाकिस्तान और स्टे हेयर. तो उसने एक बड़ी अच्छी बात की थी. पाकिस्तानी था. उसने कहा, देखो, इधर तुम 10 साल भी काम करोगे, यू विल बी अ सेकंड रेट सिटीजन, बिकॉज ये आपको कभी ना जज बनने देंगे, ना अपने फील्ड्स में उस तरह राइज करने देंगे. बट ये है कि आपको यहाँ पर एक डिसेंट लिविंग है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, पैसे अच्छे कमा लेते हो. बट दैट वाज नॉट माय इंटरेस्ट. माय इंटरेस्ट वाज कि यार जो भी करना है, अगर पाकिस्तान ने इतनी इज्जत दी है तो कोशिश करें हम भी कोई इन रिटर्न कंट्रीब्यूट करें. और दूसरा रीज़न ये था कि जब मैं पढ़ाई के बाद को 5-6 महीने ज़रा ऊपर टिक गया तो मेरे वाले साहब का फ़ोन आया क्योंकि ब्याह शायद नहीं कर लिया. मैं कहा नहीं जी, अभी तक तो नहीं है, आज की डेट तक तो आई एम सिंगल. सो वो दैट वाज द सेकंड रीज़न. बट ये था कि आई लाइक दिस प्लेस. आई थिंक जो पोटेंशियल इस मुल्क में है, जो इज़्ज़त इस मुल्क ने दी हुई है, मैं शायद इंग्लैंड में होता तो मुझे एचएसएन जैसा स्कूल ना मिलता, ऐसी तालीम ना मिलती, ऐसी इज़्ज़त ना मिलती. और जिस तरह इस सोसाइटी में हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारे जैसे लोगों को तो कंप्लेन करना चाहिए ही नहीं. इवन मैं कहता हूँ प्राइवेट महफिलों में बैठ के जब हम कहते हैं ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ये इशारे पे रोकते हैं, फलाना करते हैं, हमारा तो ये सब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए. वी शुड बी द वंस कंट्रीब्यूटिंग कि ये चीज़ें ठीक हों. ठीक है, बिल्कुल. अच्छा, तो क्योंकि आप यहाँ पे भी पढ़ा और वहाँ पे भी पढ़ा, तो पढ़ाई में क्या फील हुआ कि यहाँ का जो अंदाज़ है पढ़ाने का वो ज़्यादा सही है या बाहर का ज़्यादा सही है? दरअसल कंपैरिजन शायद क्या पढ़ा भी रहे हैं खुद जी, कंपैरिजन थोड़े से डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि मैं यहाँ तो स्कूल लाइफ थी. ऑफ कोर्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ को कंपेयर किया जा सकता है. देखिए, पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स में भी और यूनिवर्सिटीज़ में भी मुझे, आई वाज वेरी लकी कि एचएसएन में वो प्ले ग्राउंड्स भी थी, स्कूल का एक एटमॉस्फेयर था, पब्लिक स्कूल वाला एटमॉस्फेयर था. मेरे जो साथ दोस्त अहबाब थे, जो लोग भी पढ़ते थे, एक्सेलेंट पीपल. लोगों को एचएसएन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, बट आई लव दैट स्कूल. और मैं समझता हूँ कि स्कूल ने बहुत कुछ दिया. जो कॉलेज लाइफ है यहाँ की और बाहर का फ़र्क है कि यूनिवर्सिटी कैंपस लाइफ अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट होती जा रही है. और अब ये सिचुएशन आ गई है कि जनाब यूनिवर्सिटी का मतलब है एक छोटा सा कमरा, उसके अंदर आपने पढ़ाई लिखाई की और आप निकल जाए. इंग्लैंड में जो है या बाहर की यूनिवर्सिटीज़ अभी भी उनके कैंपसेस हैं. वहाँ पर आप यू मेक फ्रेंड्स विद पीपल इन यूनिवर्सिटीज़. यूनिवर्सिटी लाइफ अपनी है. वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में शायद उस तरह ना मिली, लेकिन पाकिस्तान का जो लॉ कॉलेज था वो भी बहुत अच्छा लॉ कॉलेज था. स्टिल इट गेव मी सम कैंपस लाइफ. बट जो एक इंग्लैंड की कैंपस लाइफ थी अपनी यूनिवर्सिटी की, और दोस्त अहबाब और बड़ा डाइवर्स कल्चर था, उसका बड़ा फ़र्क था. एंड ऑफ कोर्स एक जो आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन होती है, नथिंग लाइक इट. बट ये है कि वलायत की जो एजुकेशन का सिस्टम है वो ऑफ कोर्स उसमें एक उनको 1066 में वो आए थे, बने थे. हमें ज़रा अभी 47-48 साल या 60 साल हैं, तो हमें टाइम लगेगा. बट स्टिल वी आर ऑन द रोड टू कैचिंग अप. और अल्लाह करे कि जी हम वहाँ तक पहुँच सकें, अल्लाह करे. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. अच्छा, जब आप बाहर थे तो आप जॉब्स वगैरह भी करते थे वहाँ पर?
नहीं जी, मुझे मौका नहीं मिला पढ़ाई के दौरान जॉब करने का। बाद में मैंने 6 महीने काम किया था, जिसको हम प्यूपिलेज बोलते हैं। अपनी इंग्लैंड में जब आप बैरिस्टर बन जाते हैं तो देयर आर 2 सेट्स ऑफ प्यूपिलेजेस दैट यू हैव टू डू, फर्स्ट 6, सेकंड 6, और फिर आपको ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का मिलता है और फिर आप वहाँ एलिजिबल होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। डिग्री साल में हो जाती है। तो मैं डिग्री करने के बाद 6 महीने वहाँ रुक गया था। एक्चुअल रुकने का मकसद ये था कि आई न्यू कि यही लाइफ का वो हिस्सा है जिसमें आई कैन हैव सम फन, फिर सुर सकता हूँ। क्योंकि वंस वकालत में आप आ जाते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं ना जी, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो ये वो जब से सबक याद किया, छुट्टी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो आई थिंक नाउ इट्स ऑलमोस्ट 21 years into this profession। तो इसी तरह ही बिल्कुल भी नहीं है। बस ये कहती रहे बार बार, मैं खुश हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। 21 years, माशाल्लाह। अच्छा जी, नहीं इस तरह से ना 21 साल का अगर मैं एक्सपीरियंस सुनूंगी ना तो मुझे लगेगा पता नहीं मैं कितने बड़े बंदे से। नहीं, अगर मेरी फैन फॉलोइंग कम हो रही तो आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करके 10 कर दें। सही बात है। अच्छा, कभी आपको लगता है कि ऐसा मौका भी आएगा कि आप पाकिस्तानी हालात से, अल्लाह ना करे कि वैसे आए, लेकिन कि इस तरह के कोई हालात हो कि आप मायूस हो के वापस बाहर जाना चाहें? देखिए, ये मैं जज्बाती तौर पर बात नहीं करूँगा, बट इफ इट कम्स टू दैट एंड द लास्ट पर्सन टू लीव दिस कंट्री दैट विल बी मी। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे स्टेक्स इस मुल्क में इतने हाई हैं, और स्टेक्स का मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेक्स है फलाना। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला का करम है कि ज़मीन, रकबा, देहात, रिश्तेदार सारे यहाँ पर हैं, लेकिन इस मुल्क से प्यार इतना ज़्यादा है और इश्क इतना ज़्यादा है कि मैं मुश्किल समझता हूँ कि अगर ठीक है फिर इफ़ इट गेट्स टू दैट जहाँ पर ये नहीं तो फिर हम नहीं। लेकिन ये वाली बात कि जी मैं एक वीज़ा लगवाऊँ और मैं वंस अगेन जो लोग जाते हैं उनके साथ मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ऑफ कोर्स अपना पर्सनल डिसीजन है, बट मैं नहीं समझता कि मैं एट दिस स्टेज, जबकि मैं इंग्लैंड में प्रैक्टिस भी इमिग्रेशन की कर रहा था। द फर्स्ट थिंग आई वाज ऑफर्ड वाज कि आप अपना HSMP लगवा के पासपोर्ट लें। मैंने कहा यार चाहे 1 घंटा वेट करना पड़े, 2 घंटा, ग्रीन पासपोर्ट की गेम है और वो करें ना। आई ऑफिशियली सेड कि जी मैंने नहीं करना ये काम। तो मुझे लगता है कि समवट इंसान की आइडेंटिटी जो है ना वो वही होनी चाहिए जहाँ पर आप पैदा शैदा हुए हो। वो जिसे कहते हैं ना जी, नौ उम्र शौक और एक जगह भाग जाओ। देखिए, किसको नहीं पता कि अमेरिका जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, लंदन बहुत अच्छी जगह है, पासपोर्ट लेके वहाँ जाके सुकून से बैठें। बट फिर मेरे पास ये राइट नहीं है वहाँ बैठ के कहने का जी पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं। वो जिसे कहते हैं ना मिट्टी कटा बड़ा थे, तो वो फिर मेरे पास राइट नहीं है। सो मैं अगर वो राइट रखना चाहता हूँ और इस मुल्क को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, देन आई हैव टू स्टे हियर, आई कांट गो आउट। क्या बात करें, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि लॉ में आने का शौक कैसे हुआ? मैं फ्रैंकली जी, एक तो हमेशा जब मैं लेक्चर्स वगैरह भी देता हूँ, आई वाज वेरी क्लियर कि मैंने इस फील्ड में आना है। क्लास 6-7 तक तो आई हैड मेड अप माई माइंड कि आई वांट टू जॉइन दिस फील्ड। दूसरा, मेरी वालदा को बहुत शौक था कि मैं बैरिस्टर बनूं। और उनको चौधरी एतजाज़ एहसन साहब बहुत पसंद थे। तो वो कहते थे कि तुम ये नहीं, वो कहती थी कि बैरिस्टर बनो या वकील बनो, कहती थी चौधरी एतजाज़ एहसन साहब बनो। मैं कहा जी वो बड़ा मुश्किल काम है, उन्होंने दी डिग्रियाँ मैं कर सकता है, लेकिन चौधरी साहब तो एक लेजेंड है और मेरा ख्याल मेरे सबसे फेवरेट वकील हैं। तो उस वजह से आई एम वेरी क्लोज टू माई मदर, तो उनको बड़ा शौक था। दूसरा, मुझे वैसे बचपन से वो जो भी बात करते थे, बोलने का बहुत शौक था। तो कहते थे कि बोलदा बड़ा है, तेनू वकालत भेजो। और कई जगह पे तो ये भी कहा गया कि झूठ भी बोल लेता तो वकालत में भेज दो। मैंने कहा जी को खुदा का खौफ करें। सो दैट्स व्हाई आई चोज दिस प्रोफेशन। एक मुझे इंडिपेंडेंस बड़ी इसमें महसूस होती थी। माई फादर वॉज अ सिविल सर्वेंट, जब रिटायर हो गए अब तो उसमें ये लगता होता था कि वो एक डिफ़िकल्ट नौकरी है, सब्सर्विएंट होना पड़ता है, हुकूमत की माननी पड़ती है। तो मेरी पर्सनालिटी में वो इतनी, जिसे कहते हैं, सबॉर्डिनेशन थी नहीं। तो मुझे था कोई ऐसा काम करें कि अपना ही काम हो, किसी को ये भी कह सकें आपका केस नहीं करना, अगर ज़रूरत हो कह दें करना है। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। अच्छा, लेकिन अक्सर लोगों से पूछो तो ये कहा जाता है कि जी हमारे क्योंकि ज़मीनें कुछ इस तरह थी, मामलात कुछ इस किस्म के थे, इस वजह से हमें लॉ में आना पड़ा। ना मेरी ज़मीनें इतनी हैं, ना मेरे मामलात ऐसे थे, मतलब ना मेरी लड़ाई झगड़ा किसी से, ना मेरी ज़मीनें इतनी हैं। सो आई पर्सनली फील कि अपने ज़ाती मैटर्स के लिए नहीं है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैंने वकालत शुरू की तो शुरू के 3-4 केस मुझे अपने मिले, कोई लैंड का, कोई घर का। दो माय फादर रिफ्यूज टू हायर मी फॉर हिज ओन केस, और मेरे साथ एक मेरे बिल्कुल नेबर हैं वकील, उनको किया। लेकिन ये था कि वो आहिस्ता आहिस्ता घर के केस करके सीख गए। लेकिन शुक्र है घर के केस, ज़मीनों के केस छोटे मोटे थे, लड़ाई झगड़े के नहीं थे। हाँ, लेकिन वैसे कर रहे थे तो अच्छी बात है ना, प्रैक्टिस हो जाती है बंदे को। बस उनको उस टाइम ज़रा कहा कि अच्छा वकील कर लें। चलिए जी, मोहम्मद अहमद पंसोता साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी, लेकिन यहाँ पे वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। हमारे आज के मेहमान हैं अहमद पंसोता साहब। अच्छा जी, ये बताएं, आपने कहा कि आप झूठ भी बोल लेते थे
लोग कहते थे, बोल लेते थे, मैं नहीं ज़्यादा मानता। भी बोल लेते थे, इस वजह से लॉ में आए। मैं तो कह रहा हूँ मैं नहीं बोलता था, झूठ इसका मतलब मैं बोलता था। इसका मतलब है मान रहे हैं, सच्चे वकील है। वैसे मैंने आपके एक दो इंटरव्यूज भी देखे, उसमें भी आपने बड़ी सच्चाई से काम लिया है और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी जो आपने कही। और बल्कि मैं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि आपसे सवाल किया गया कि जो करोड़ों वाली फीस का, मैं चाहूँगी ज़रा वो भी आप बता दें। देखिए वो सवाल थोड़ा सा मेरे कुछ दोस्त अहबाब जो वो भी करोड़ों में नहीं लेते लेकिन हाई फी लेते, उनको लगा कि मैं आई वॉज बीइंग डिसग्रेसफुल टू देम। ऐसी बात नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब एक चीज़ होती है, देखें ये रिलीजियसली भी है और वैसे भी, एक चीज़ का मुआवजा है वो प्रोपोर्शनेट होगा। अब आप मुझे अपनी गाड़ी सेल करें और मैं आपको जिसका मुझे 1 अरब रुपये आपको दे रहा हूँ तो बनता नहीं। सिमिलरली हम सर्विस सेल कर रहे हैं, उस सर्विस के एक सर्टन अमाउंट है। एक आदमी का 10 लाख रुपए का केस है, वो मुझे 10 करोड़ रुपया क्यों फीस देगा? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। केस में स्टेक्स हाई होते हैं, बट जब फीसें करोड़ों में और इन चीज़ों में जाती हैं तो उस टाइम पर उसके पीछे मेरी ज़ाती नज़र में कोई वजह और होती है। सिर्फ वकील की कॉम्पिटेंस पे कोई आके करोड़ों रुपया फ़ीस नहीं देता। रीज़नेबल फ़ी होती है, उसका कोई फिगर नहीं हो सकता, लेकिन पता लग जाता है कि ये फ़ी है, ये नहीं है। और बेशतर वकील जो पाकिस्तान के हैं वो सारे के सारे वकालत ही करते हैं, लेकिन जो नहीं है उनके ऊपर इश्यूज़ भी आए। लोगों को जब बहुत बड़ी बड़ी फीसें 8-8, 10-10 करोड़ में दी गई तो लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन भी दी। दूसरा, आप देखिएगा कि जब बहुत बड़ी फीसें भी और लेते भी हैं, इतनी बहुत बड़ी बड़ी फीसें दी जाती हैं, स्टेट एक्सपेंस पे दी जाती हैं, वो भी एक समझने वाली बात है। सो मैं इस बात को सिर्फ इस हद तक ही रखूँगा क्योंकि मेरा फील्ड है, हर चीज़ है कि रीज़नेबल जो होती है ना चीज़, वही मुनासिब होती है। जो आप काम सर्विस दे रहे हैं उसकी रेसिप्रोकेशन में जो आप चीज़ ले रहे हैं उसकी कोई आपस में, जैसे कहते हैं ना, मुमासलत होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि या सर्विस बहुत हाई हो कि मैं सारा 2 साल केस करता रहूँ और मुझे 10 रुपये मिलें, और वो भी नहीं हो सकता कि मैं 1 मिनट केस करूँ और उसका मैं 10 करोड़ रुपये मांगूँ। कोई बैलेंस होगा। हमें नहीं देते लोग, एटलीस्ट मुझे नहीं देते। मैं आपको फ्रैंकली बात दूंगा, कोशिश करते हैं हम मांगने की, बहुत हाई एंड जो हमारे मुताबिक होते हैं। लोग एट द एंड ऑफ द डे बड़े सियाने, वो आपको उतनी ही फीस देते हैं जितनी आपको वो वैल्यू करते हैं और जो रीज़नेबल होती है। अच्छा, तो अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि अभी तक सबसे ज़्यादा फीस आपने किस केस की? मुझे एतराज़ नहीं होगा, FBI को एतराज़ होगा। मैंने चूंकि एक स्टेटेड पोजीशन इस पर एक इंटरव्यू में ली हुई है, लेकिन खैर कोई इतनी मेरे लिए बड़ी बात नहीं। देखिए ये एक ना डिफरेंट फेजेस है। हमारा और कराची का बड़ा फ़र्क है एक वकालत का। कराची में थोड़े से सेट पैरामीटर्स हैं, हर ब्रैकेट में लॉयर्स हैं। उनकी एक बड़ी ब्रैकेट है, 30-40 लाख लेती है, फिर 70-80 वाली है, फिर 1.5 करोड़ वाली, और सब वकीलों ने डिसाइड किया हुआ है कि एक सर्टन फी हमने लेनी। लाहौर में बड़ा ओपन एंडेड है, इरेगुलेटेड टाइप सिचुएशन है, तो जिसका जो दिल करता है वो मांग लेता है। हो सकता है मैं एक काम का 10 लाख रुपए लूँ, दूसरा बंदा उस काम का 5,000 ले ले, डिपेंडिंग ऑन दैट। सो इसलिए बड़ी ऐसी फी स्ट्रक्चर्स जो रेगुलेटेड नहीं है। चूँकि आपका सवाल ये था, मतलब मेरी स्टेज पर यही होगा, बड़ी हद को 10-15 लाख रुपया दे देगा, बहुत कुछ छक्का मारेंगे, कोई 20 लाख रुपया दे देगा, इससे ज़्यादा क्या देना है जी। और इससे ज़्यादा लोग भी नहीं देते। अभी वो करोड़ों वाली जब लेंगे तो आप उससे एक और इंटरव्यू करेंगे, के साथ काम चल जाता है, बाकी गिफ्ट्स की सूरत में भी नहीं गिफ्ट्स नहीं। मैं आई एम वेरी क्लियर दैट वे। मैंने अपने कभी क्लाइंट से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किए, अनलेस कि क्लाइंट मेरा वालिद है या मेरा कोई कज़न है या कोई भाईशाही है, नहीं वो तो फिर वरना मैं आई ट्राई टू कीप इट वेरी प्रोफेशनल। या मैंने कभी ये काम नहीं किया कि फ़ीस ले लूँ और उसके बाद कहूँ जी अब आज हेरेंगे तो मुंशी को 10,000 दे दें, किसी को 50,000 दे दें। बात होता है 50,000 जमा करवा दें जी, क्योंकि हेरेंगे जाना है फलाने। क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपका ये भी प्रिंसिपल है कि मैंने हर हेयरिंग पर 50,000, एक केस के 50 लाख ले लिए, उसके बाद आप अगर हर हेयरिंग के भी 50,000 ले ले, 50 लाख तो आपने अपने नाम पे ले लिए ना, उसके बाद पेश आप खुद भी नहीं हो रहे। ये बात मुझे बड़ी, देखिए कोई चीज़ गलत नहीं है एज लॉन्ग एज यू अग्रीड। अगर मैं आपसे अग्री ये करता हूँ कि मैं हर हेयरिंग का 50,000 लेता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आपसे मेरा अग्रीमेंट ये है कि मैंने आपसे, अक्सर नहीं भी होता, मैं तो आपको प्रिंसिपल बता रहा हूँ, इस चीज़ पर कमेंट मैं नहीं करूँगा कौन क्या करता है, बट प्रिंसिपल ये कि अगर आपसे अग्रीड है तो आप मुझे हर हेयरिंग पे 50,000 दें। अगर नहीं है, जिस तरह इंग्लैंड में बैरिस्टर्स जो हैं दे चार्ज पर हेयरिंग, कि जी आज की हेयरिंग पर जाना है तो आज मुझे 800 पाउंड, 10,000 पाउंड लोग। एंड बाय द वे पाकिस्तान में वकला के ऊपर एक बात आपको बताऊँ, एक तनकीद तो ज़रूर होती है, बट पाकिस्तान दुनिया सारी में सबसे कम फीस स्ट्रक्चर वाला मुल्क है। आपने कभी इंग्लैंड में जाके वकीलों को फीस नहीं दी, लंदन में इधर उधर नहीं फीस दी, वहाँ लोग केस ही नहीं करते कि फ़ी देनी पड़ती है। ये हमारा ही मुल्क है जिसमें बेचारा वकील जो है उसको आप एक अच्छा सा खाना खिला के साथ केस फाइल करा लेते हैं, लेकिन उस बेचारे को तनकीद का सामना करना पड़ता है। सो इट्स नॉट अ वेरी हाईली रेगुलेटेड। चूँकि वो एक 2% लोग हैं जिनको आप देखते हैं,
तो आप कहते हैं ये वकील पता नहीं क्या फीस लेता है। हमारा जो जनरली वकील पाकिस्तान में है उस बेचारे की हालत इतनी अच्छी नहीं है। और मैं हमेशा कहता होता हूँ, मेरी ये बात मैंने बहुत दफ़ा की है, जिसको बहुत वकला माइंड भी करते हैं, कि हमारा सबका ये फ़र्ज़ है जो अच्छे इनकम ब्रैकेट में एग्जिस्ट करते हैं कि यार अगर कोई केस आपके बस का नहीं है या आप नहीं करना चाहते तो ज़बरदस्ती मत करें, उसको भेज दें जो कोई ज़रूरतमंद है, जिसको आपकी नज़र में आप समझते हैं देना चाहिए। दिस वे आप एक बैलेंस क्रिएट करेंगे, उन लोगों को बिजी भी रखेंगे। एक वकील हर केस नहीं कर सकता। एक वकील के पास हो सकता है मेरे पास केस आए कि सर ये मैं 25,000 रुपये आपको देना चाहता हूँ, मैं नहीं लेना चाहता। उसका मतलब ये नहीं है कि उसको टर्न डाउन करें, खुद किसी ज़रूरतमंद को भेज दें, ऐसे को जिसके लिए 25,000 की बड़ी वैल्यू नहीं करना चाहिए। मैं तो खुद कोशिश ये प्रैक्टिस शुरू की है, मैंने ये बातें लोगों से भी की हैं, करनी चाहिए। ये हमारी दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लॉयर कि अगर देखिए मेरा जब वो टाइम था जो स्ट्रगलिंग फेज था, जब अपनी ज़मीनें बेच लेते थे और अपने गुजारों के लिए, तो उस टाइम पर हमारे सीनियर्स जिन्होंने हमें केसेस भेजे हैं उनकी बहुत इज्जत करते हैं और बहुत सारों ने भेजे हैं। अच्छा। जी जी बिल्कुल। मैं आई मस्ट से मेरे सीनियर थे CLM में, कॉर्नेलियस लैंड मुफ्ती मैंने काम किया था, मुनव्वर इस्लाम साहब थे, मेरे एक्स बॉस जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इजाजुल एहसन साहब थे, और बहुत सारे वकला जिनका मैं नाम ले सकता हूँ यहाँ पर, मुझे अब इस तरह याद नहीं आ रहा, बट उन सब ने हमें सपोर्ट किया। अब हमारा काम हम सपोर्ट करें। सो इसलिए फ़ी के ऊपर जो एतराज़ है ना वो कुछ 1-2% की वजह से हम सब पर हो जाता है, तो वो सब पे नहीं करना चाहिए। बेचारे मजलूम कम्युनिटी है, बाकी फिर हमें जब लड़ाई झगड़े का मौका मिले वहाँ फिर हम आप सबको ठीक कर लेते हैं। अच्छा, मान रहे हैं वकलागर्दी और मतलब एक माफिया बन अच्छा, गया। वकलागर्दी में भी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं। वकलागर्दी एक टर्म थी जिसको मैं काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स का चेयरपर्सन था पेमरा का, तो एक वकील साहब ने चैलेंज किया था। मैंने ये डिसीजन दिया था कि ये टर्म नहीं इस्तेमाल होगी टीवी पर, और उस दिन से ये टर्म टीवी पर बैंड है। जो अब अगर टीवी पर इस्तेमाल की जाए, क्योंकि आपने एक दफ़ा की मैं आपको बता दूं, तो दिस इज एन ऑफेंस नाउ अंडर पेमरा लॉज। यस यस यस, मैंने कहा था ये वकीलों के लिए बड़ी तजलील नुमा एक आई वुड से रेफरेंस है, तो इसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो वकील इस तरह के काम क्यों करते हैं? ना इस तरह के काम करें ना काम असल सारे प्रोफेशंस में इस तरह के होते हैं। सब लोगों को ये हम सब जो काम कर रहे हैं मीडिया वाला जितना लाइटेंड ये भी आपको पता है। फिर आप सिविल सर्विस में चले जाए, एक्चुअली देखिए बैड फिश हर जगह होती है। मैं ये कहूँ कि वकला 100% पाक है, बट होता ये है कि नोटिस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये कि हमारा यूनिफॉर्म है। अगर कोई काले सूट में एक बंदा काम करता हुआ नजर आएगा तो वो होगा यार वकील है और कवरेज आप देंगे। अब देखें ना, लेट्स से आप रोड पर जा रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा तज्जिया देता हूँ कि एक गाड़ी से एक बंदा प्राइवेट जीन शीन्स में उतरता लड़ता है तो इतनी बड़ी खबर नहीं है आपके कैमरामैन के लिए भी, लेकिन अगर एक वकील उतर के वो कह के देखे जी वकला कर दी होगी। सो पॉइंट ये कि वो भी एक सोसाइटी का हिस्सा है, बट ही गेट्स नोटिस्ड मोर। पुलिस वाला नोटिस क्यों होता है? उसके पास भी यूनिफॉर्म है। जो बंदा प्राइवेट में लेट्स से मीडिया पर्सनल है, वो किसी से लड़ेगा, अनलेस उसने टैग पहना हुआ है तो वो भी नोटिस होगा। तो आपकी जो शनाख्त है, जो आपकी आइडेंटिटी है, दैट गेट्स यू नोटिस्ड। जब आप नोटिस होते हैं तो फिर उस पर बात होती है ज़्यादा। मैं ये नहीं डिनाई करूँगा कि हमारे प्रोफेशन में मसाइल नहीं है, मैं तो इस पर बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, बट उन मसाइल के पीछे वाले मसाइल को भी देखें। जो आपकी प्रेडोमिनेंट मेजॉरिटी है उन सारों के साथ भी बड़ी बड़ी ज़्यादती होती है, उन सारों के साथ भी बड़े बड़े जुल्म होते हैं। उनको जिस तरह ट्रीट करते हैं, जुडिशरी जिस तरह ट्रीट करती है, जो उनके साथ होती है, मैं आपको तो जुडिशरी के साथ भी तो आप लोग करते हैं? जो वो वाला टियर करता है जो कर सकता है। एक ऑर्डिनरी आदमी उठ के हाई कोर्ट के जज को कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो बड़ा वकील है वो हाई कोर्ट के जज को भी जो कह सकता है, ऊपर भी कह देता है, और उसकी सारा खमियाजा उस बेचारे को भुगतना पड़ता है। तो इट्स अ मिक्स्ड बैग। मैं समझता हूँ कि वकीलों को कम्प्लीटली एक उसका इल्ज़ाम उस पर लगाना वो भी गलत होगा। ऑफ कोर्स जहाँ गलत है वहाँ एक्सेप्ट के गलत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताएं कि आजकल पार्लियामेंट और अदलिया में हम देखते हैं कि गुंजल पड़ गया और दोनों ही ये समझते हैं कि मुस्तनद है उनका फरमाया हुआ। आपको क्या इसका हल क्या नज़र आता है? देखिए, ये बैटल है सुप्रीमेसी की। सुप्रीमेसी की बैटल में हमेशा याद रखिएगा कि पाकिस्तान के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। वो डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर सारी सुप्रीमेसीज लिखी हुई हैं। जुडिशरी का क्या रोल है, मुकन्नना का क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, सब लिखा हुआ है। इसलिए ये कहना कि जी हम सुप्रीम हैं और हम जो मर्जी करें, वो नहीं चीज़ चल सकती। आइन के अंदर हर एक का रोल लिखा हुआ है। आर्टिकल 69 भी आइन में कि आपने उसके बारे में मजलिस शूरा में बात नहीं करनी जुडिशरी के, साथ ही 68 है कि आपने उनके बारे में बात नहीं करनी। वो आपके सामने है। जस्ट बिकॉज के कानून बना सकते हैं, वो एक ऐसा कानून बना रहे हैं जो कि उनको आइन इजाज़त नहीं देता। सो ये एक बैटल है
जो कि चलती रहेगी। लेकिन इस बैटल का बड़ा सिंपल जवाब है कि जो कागज़ लिखा हुआ है उसके अंदर आप सबके रोल्स हैं, आप उन रोल से बाहर जाएंगे और कहेंगे जी चूंकि ये कागज़ हम बना सकते हैं, ये भी गलत बात है, आप कागज़ बना नहीं सकते। इस कागज़ को बनाने के लिए एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली आनी ज़रूरी है। वो असेंबली इस मैंडेट को लेके आएगी कि हम इस आइन का बुनियादी ढांचा चेंज कर सकते हैं। और हमारी सुप्रीम कोर्ट की 17 मेंबर बेंच जजमेंट मिलिट्री कोर्ट्स पर क्लियर है कि बुनियादी ढांचा आइन का चेंज नहीं हो सकता। मसलन सुबह उठ के पार्लियामेंट कहे कि कल से सुप्रीम कोर्ट तहलील है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का वेट करेगी कि पहले हम तहलील हो जाएं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ युगांडा उठ के फैसला दे कि जी ये गलत फैसला था? इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं दे सकती कि कल से पार्लियामेंट तहलील हो गई है। ये बुनियादी ढांचा है जिसकी रिस्पेक्ट ज़रूरी, जिसको हम सेलिएंट फीचर्स डॉक्ट्रिन बोलते हैं, जो कि 17 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बड़ा क्लियरली है। इंडिया ने भी इसको 50 साल से फॉलो किया है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि अदलिया पार्लियामेंट का कहा नहीं मानती और पार्लियामेंट भी अदलिया के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझती, आपको नहीं लगता कि खौफनाक बहरान है जो पाकिस्तान की सियासत और अदलिया की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है? बहरान ज़रूर है जी, खौफनाक इसलिए ना कि पूरी दुनिया इस प्रोसेस से गुजरी है। ये सारी लड़ाइयाँ हो के एंड में मश आउट होती हैं। डेमोक्रेसी भी इसलिए, अगर आपने डेमोक्रेसी को फ्रॉम डे वन चलने दिया हो और अवाम ही ताकत का सरचश्मा हो और वो ही इलेक्ट करें लोगों को, तो इवेंचुअली ये सारे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। जब इंटरवेंशंस आएंगी, जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स आएंगी, जब बीच में ऐसे उल्टे काम आएंगे जहाँ पर पॉलिटिशियंस जो है मिलिट्री डिक्टेटर्स बन जाएंगे, तो एसेंस जो है, जो आइन का दिबाचा है जो कहता है कि हाकमियत अल्लाह ताला की ज़ात की है, अवाम ताकत का सरचश्मा है, अपने नुमाइंदगान के थ्रू अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं, तो वो प्रिंसिपल गलत हो जाता है। आप उस प्रिंसिपल को ना छेड़ें, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप उस प्रिंसिपल को छेड़ते रहेंगे, पंगे लेते रहेंगे, पंगे लेने वाले बाज नहीं आएंगे, तो चीज़ें ख़राब होंगी। आजकल की जो करंट सिचुएशन है, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? देखिए, ये सिचुएशन जब एग्जिस्ट करती हो या अरप्ट करती हो, उसका ज़िम्मेदार एक पर्टिकुलर इदारा नहीं हो सकता। वो इसे क्या शेर है ना जी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानो मरंदा शौक में सी, ये दोनों तरफ है। बाकी हमारी जो मुल्क के अंदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स की हिस्ट्री रही हुई है, मैं उससे भी एग्री नहीं करता। उसने पाकिस्तान का पोलिटिकल एटमॉस्फेयर बड़ा प्लूट किया। बट इस टाइम तो चलो मिलिट्री ने कह दिया कि जी हम अपने आप को एक स्टेप बैक करते हैं, तो इस टाइम पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई कर दी। वो एक अजीब लड़ाई नई शुरू हो गई है। कौन पीछे हुआ, कौन आगे हुआ, कौन लेफ्ट हुआ, कौन राइट हुआ, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। बट जिसका जो रोल है, अगर वो वही करे, अब देखें ना, मैं उठ के वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँ, कैमरामैन सबको जी आप इधर आके बैठ जाएं, तो वो अहमद बनसोता नहीं होंगे, मैं वो नहीं होऊंगा। इस वक्त उल्टा हुआ है काम सर, और फिर हम उसके बाद कह रहे हैं जी हमने आइन की सुप्रीमेसी मांगनी, वो नहीं हो सकती। अच्छा अहमद, आप क्योंकि माशाल्लाह से जैसे मैंने आगाज़ में कहा था, आप बड़े बड़े केसेस करते हैं, बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियात के केसेस करते हैं। खान साहब का भी आप कर रहे हैं मुख्तलिफ? खान साहब के जी मैं प्राइमरीली तो काफ़ी डिफरेंट नेचर के केसेस किए हैं। उनका डिफेमेशन केस किया था और आई एम वन ऑफ द फ्यू लकी वंस जिनको पैसे भी मिले थे शुरू में। ये सबसे तो बड़ी बात है। नहीं, बाकियों को भी मिलते होंगे, मैं अपनी बात करूं, लेकिन उसके बाद मैंने खुद इसको प्रो बोनो, बिकॉज आई बिलीव दैट ही इज़ द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एटलीस्ट आई फाइंड हिम टू बी अ ग्रेट पॉलिटिशियन। बाकी पॉलिटिशियंस का भी बहुत एहतराम है, और लेकिन इनको मैं समझता हूँ कि साथ साथ आपने उनको विटी भी कहा। विटी भी हैं जी, मेरे तो ओल्ड एजसोनियन भी हैं, और हमारा ज़रा उस वजह से भी ज़्यादा प्यार है। और दूसरा, ही गिव्स मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एक्नॉलेजेस मी, और जब कभी उनको मिलने गए, अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले मुलाकात हुई है, तो बड़ी इज्जत से मिलते हैं, टाइम देते हैं, और ऐसे नहीं है कि उस टाइप का सियासतदान है जो रिकग्नाइज़ ना करे। बाकी मैं तो उसको एज ए क्लाइंट बता सकता हूँ, ही इज़ अ थॉरो जेंटलमैन, और हमेशा बड़ी इज्जत से पेश आए हैं, और हम उनके केसेस भी कर रहे हैं, और कोई ऐसी उनको प्रॉब्लम नहीं होती। अगर केस में ऊँच नीच भी हो जाए, वो कहते हैं कोई बात नहीं यार, आप go ahead, give it your best, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात is there to support you। अच्छा, अगर आप या और भी कोई मतलब उनके लॉयर हो, उनको कोई बात कहें तो वो सुनते हैं? अच्छा, ये मेरा बड़ा गलत फहमी थी। मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान के बड़े लोग सुनते नहीं हैं, और मैंने जितनों को भी मिला हूँ, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को भी जो है, ये सब की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि सुनते बहुत हैं। ऑफ कोर्स डिसीजन अपना लेते हैं, बट बहुत टाइम है इनके पास, आपको बात करके बड़ा सुनते हैं, आपकी बात सुनेंगे। साथ हम 10-10 लोग बैठे हमारी बात सुनेंगे। बल्कि एक कुछ दिन पुरानी बात है, आई वेंट टू सी हिम, तो हम काफ़ी सारी, इट वॉज अ फुल हाउस, मैं भी बैठा था, हसन न्याजी साहब थे, असद उमर साहब थे, फवाद साहब थे, सारे लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पर उन्होंने किसी चीज़ पर एक मशवरा पूछा, तो मैं भी बोला, तो ही सेड हाँ आप बताओ मुझे ये बात। कंप्लीटली हर्ड मी एंड सेड कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। आई वाज द
मोस्ट देयर। सो ये मुझे बात अच्छी लगी कि एटलीस्ट सुन ली, हो सकता है बात उनको अंदर से अच्छी ना भी लगी हो, लेकिन सुन के फैसला उनका काम। सो सिमिलरली पाकिस्तान के जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, जिनको मैं एटलीस्ट मिला हूँ, नॉट नवाज शरीफ साहब से नहीं है बट बाकी सबसे थोड़ी बहुत मुलाकात है। फिर उनकी सेकंड ईयर लीडरशिप से तो दोस्तियाँ हैं बहुत, क्योंकि बच्चे जो आगे आए हैं उन सब का बड़ा ठीक ठाक एहतराम है। जैसे गिलानी फैमिली है, उनके बच्चों के साथ बड़ी दोस्तियाँ हैं। फिर आई वुड से और सारों के नाम नहीं लिए जा सकते जल्दबाजी में, इफ आई मिस आउट ऑन एनीबॉडी, बट दे आर ऑल वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मी। सो मैं समझता हूँ उन सब में ये क्वालिटी है कि वो आपकी बात ज़रूर सुनते हैं। देखिए दुनिया के जितने बड़े लोग आए हैं, जो अल्लाह ने जिनको बड़ा मुकाम दिया है, वो तभी है अगर वो किसी के पेशेंट लिसनर्स हैं। डिसीजन अपना है, मार एक बंदा वहाँ से खाते हैं, या आप पेशेंट लिसनर हैं और डिसीजन भी अगलों का मान रहे हैं, या आप पेशेंट लिसनर नहीं है और डिसीजन अगलों का नहीं मान रहे हैं। Exactly. ये बैलेंस ही होना चाहिए कि बात सबकी सुनो लेकिन डिसीजन आपका अपना हो। बिल्कुल, जो आप दैट्स व्हाई यू आर अ लीडर ना। बिल्कुल। अच्छा, आपने खान साहब को कहा कि ग्रेट पॉलिटिशियन करार दिया अभी, है ना, तो क्यों ग्रेट पॉलिटिशियन आपको, क्यों बाकी पॉलिटिशियन आपको नहीं लगता कि सही है या सही होंगे? जी देखिए, इस वक्त एक तो ये है कि मुझे ये ग्रेट कहना इसलिए मैं समझूंगा या एज अ गुड पॉलिटिशियन कि अवाम का आपको एक जमे गफ़ीर उनके साथ नज़र आता है, या एटलीस्ट एक परसेप्शन ज़रूर है कि पाकिस्तान की आवाम उनके साथ है। सो मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करने वाला आदमी हूँ। मैंने भी आपके आगे पहले बोला था कि अवाम ताकत का सरचश्मा है। सो अगर अवाम के डिसीजन में, और वो पोल से भी साबित हुआ, बाय इलेक्शन से भी साबित हुआ, अभी अगले इलेक्शन आते हैं उनसे भी पता लग जाएगा ये हैं कि नहीं है। अगर अवाम इतनी साइजेबल फॉलोइंग खान साहब की है तो डेफिनेटली कुछ अल्लाह ताला ने उस शख्स को कोई इज़्ज़त या कोई ऐसी चीज़ दी है। वो कहते हैं ना, खल्के ज़ुबान को नकारा है खुदा समझो। सो डेफिनेटली कोई बात है तो अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़त दी। एंड सेम देखिए, अगर खान साहब ने 1 करोड़ 60 लाख वोट लिया था तो साथ साथ बाकी PMLN ने भी 80 लाख वोट लिया था, तो पाकिस्तान की 80 लाख अवाम उनके साथ भी है। सो जिस को अवाम चूज़ करती है, मेरे पास कोई राइट नहीं है कहने का कि उस बंदे की इज़्ज़त नहीं है या वो बंदा ये है वो है। अगर उसको करप्ट भी कहना है तो मैं तब तक नहीं कह सकता जब तक कि अदालत उसको कन्विक्ट नहीं कर देती। ये राइट जो हमने अपने हाथों में ले लिया है ना कि यार ये करप्ट है, ये गंदा है, ये इमोरल है, ये फलाना है, ये फलाना, ये हमारे पास राइट नहीं है। ये रिलीजियसली भी इसकी इजाज़त नहीं है। और रिलीजियसली मैं बार बार बात इसलिए करता हूँ, वैसे तो प्राइवेट अफेयर है, कि हमारा जो आइन है उसका आर्टिकल 227 और 31 ये कहते हैं कि कोई चीज़ कुरान पाक के और सुन्ना के मुनाफी नहीं हो सकती। सो उस एंगल से अगर आप देखें तो ये सारी की सारी सिचुएशंस जो है, दे हैव टू बी व्यूड थ्रू दैट लेंस एज वेल। अच्छा, बैरिस्टर्स की भी तो अपनी पसंद नापसंद होती है ना, तो आपको भी यकीनन PTI ही सही लगती होगी जमात? देखिए जी, पॉलिटिकल पार्टी एट द मोमेंट तो आई थिंक, सिंस मैं उनको रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ, उनके साथ एक एसोसिएशन भी होती है, बट जहाँ तक मेरा प्रोफेशन है, मैंने तो आपको कहा था आप उनके कौमी वकील बन गए हैं, कह सकते हैं जी। जहाँ तक तो एसोसिएशन की ताल्लुक है, एज अ लॉयर, वो मैं अगर आज मुझे कोई भी क्लाइंट अप्रोच करे एंड आई एम सेटिस्फाइड कि उसका केस ठीक है तो मैं ज़रूर करूँगा। जहाँ तक पर्सनल नापसंद पसंद की बात है तो आई थिंक इट्स अ गुड पॉलिटिकल पार्टी, दैट्स व्हाई आई सपोर्ट देम, और उनको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। बट जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पॉलिटिकली अपने व्यूज़ ना दूं, या मैं पॉलिटिक्स के अंदर मेरा कोई ताल्लुक ना हो, वरना फिर मेरी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ होगी। आगे जाके कभी सियासत में आने का भी है? नॉट एट ऑल जी, नॉट। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सियासत में वज़ीर कानून बन जाए आप, अगर PTI के काम में आपने वो कहते हैं ना जी, वो आपने कह दिया मैं थोड़ी देर के लिए बन गया हूँ, बस दैट्स ये इतना बड़ा पूरा हो गया। अच्छा, अगर बैरिस्टर ना होते तो क्या होते हैं? हाँ, इंटरेस्टिंग सवाल है जी। बैरिस्टर ना होता तो वैसे तो मैं आई एम अ गुड आर्टिस्ट एज वेल, मैं ड्रॉ बड़ा अच्छा करता था और मैं NCA जाना चाहता था, बट समहाउ मेरी वालदा ने कहा कि आप ये करें। आई थिंक अगर मैं ये ना होता तो मुझे डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है, आई वुड हैव बीन अ गुड डिज़ाइनर। मुझे बड़ा शौक है क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा कपड़ों का एक लेबल होता और फॉर्मल क्लोथिंग जो है मैं उसको करता। शायद मैं किसी स्टेज पर अभी भी करूँ, मुझे शौक तो बड़ा है, बट आई थिंक अगर डिज़ाइनर ही होता फिर वो ज़रा अच्छा थोड़ा सा यो किस्म का डिज़ाइनर होता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो फ्री टाइम होता है उसको कैसे गुजारते हैं? मुझे जी, मैं बड़ा फ़ोन एडिक्ट आदमी हूँ, आई एम ऑलवेज ऑन द फ़ोन। मुझे फ़ोन इससे बल्कि कोशिश भी करता हूँ कि इसको थोड़ी जान छुड़ाऊँ, तो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम ऑन द फ़ोन व्हेन आई एम फ्री। आई ट्राई एंड रीड अप ऑन लॉट ऑफ इशूज़, ट्विटर और सोशल मीडिया बड़ा टाइम गुजरता है। फिर पढ़ाई लिखाई का मुझे बड़ा शौक है, आर्टिकल्स का। मतलब ये सोशल मीडिया पर ज़्यादा ये शौक नहीं है कि किसकी किससे लड़ाई हो गई। मेरी कोशिश होती है कि डॉन जितनी लीडिंग न्यूज़पेपर्स उनके आर्टिकल्स सब उठ के ज़रूर पढ़ लूँ। फिर 1-2 ग्रुप्स में हम हैं जिसमें वो समराइज्ड आ जाते हैं। अब एक वो नई एक एप्लीकेशन आ गई है चैट GPT, आप सुबह उस पर लिखें कि सारी समरी दे दे, वो भी दे देते हैं। हम समरी वाले हमको इतने लाइक लोग नहीं हैं, सो कोशिश होती है कि पढ़ाई लिखाई करूँ। एंड बाकी जहाँ तक मुझे कुछ ओवर द ईयर्स रीडिंग का शौक पड़ा है, सो आई लाइक टू रीड अप ऑन मेडिटेशन, मुझे बहुत शौक है। मुझे जो ये न्यूरो साइंस है
इसका बहुत शौक है और मुझे काफ़ी शौक है। हाँ, आपने बल्कि सवाल पूछा तो शायद मैं डॉक्टर भी हो सकता था, न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता था। मुझे मतलब आई एम ऑलमोस्ट न्यूरोलॉजिस्ट। मेरा बल्कि एक कज़न मजाक करता होता है कि भाई खुदा का नाम है, खुद ही दवाई लिख लिया करें, किसी को देनी हो तो आप हमें ना बताया करें। तो मुझे काफ़ी शौक है इसको पढ़ने का। इसका मतलब अगर क्लाइंट आपके पास आता है तो उसका दिमाग भी पढ़ लेते हैं। हमें तो दिमागी इलाज करना पड़ता है। आधे से ज़्यादा जो बंदे हैं वो हिले होते हैं बेचारे, स्पेशली फैमिली मैटर्स में। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो म्यूजिक भी तो आप सुनते हैं, म्यूजिक से भी तो खासी दिलचस्पी? जी, मुझे बड़ा शौक है म्यूज़िक का। मुझे मतलब आई एम एक ऑल इनकम्पसिंग टाइप शौक है, मतलब हर तरह के म्यूज़िक ही सुन लेता हूँ। हमारे जानने देखने वालों को, व्यूअर्स को कुछ सुनाना पसंद करेंगे? नहीं। मतलब आपने क्यों मेरे सारे इंटरव्यू का बेड़ा करके एंड में इस गाने से करना है? नहीं, आपको लगता है आप इतने बुरे सिंगर हैं? ये लगता है आपको? नहीं, आपने बताया था आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। नहीं, मुझे ये बताया था कि मुझे शौक है गाने का, मैं वो इंस्टाग्राम पे लगाता हूँ। वो भी हमें पता, जब अगर आप इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं, आप इंसिस्ट करेंगे मैं एक आधी लाइन गा दूंगा। हाँ, जरूर प्लीज। मैं जी आई एम मोस्टली जैसे कहते हैं पुराने गानों का मुझे शौक है, तो मैं आई विल जस्ट ट्राई टू सिंग वन लाइन। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जबरदस्त। आप मेरा ख्याल है डिजाइनर के बजाय सिंगर भी हो सकते हैं। सिंगर भी ठीक है, आज से पैसे पकड़ लेते हैं सिंगिंग के। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया अहमद। थैंक यू जी, प्लेजर, माय प्लेजर। आपके वक्त का, व्यूअर्स, आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाजत अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।